नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 291, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? तो राजमती से रूठ कर के बीसल देव ये उड़ीसा चले गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। बीसलदेव रासों के रचयिता नरपति नाल्ह हैं। यह ग्रंथ 4 खंडों में विभक्त है। ये पूछ लिया जाता है कि ये कितने खंडों में विभक्त है, तो आपको ध्यान रखना है कि बीसलदेव रासो ये 4 खंडों में विभक्त हैं। खंड 2 में यह वर्णित है कि राजमती को छोड़ करके बीसलदेव उड़ीसा चले गए थे और वहाँ पर वो 1 वर्ष तक रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? तो ये आपके ब्रह्मचर्यों में लिखा हुआ है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या सेम ही है, एक बार और देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है और ब्रह्मचर्यों के रचनाकार स्वयंभू हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी तक के कालखंड को ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाता है। ग्रियर्सन ने ही सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम से अभिहित किया, जबकि रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल कहा है। वहीं मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल तथा बच्चन सिंह ने इसे अपभ्रंश काल की संज्ञा दी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो यहाँ पे जो सारंगधर हैं ये 84 सिद्धों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तो फिर सारंगधर कौन है? तो सारंगधर ये अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हमीर रासो है, जबकि विरूपा, कन्हपा, कुकुरिपा, सरहपा, मीनपा, सबरपा, लुईपा आदि ये 84 सिद्धों के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन हैं? तो आल्हा और उदल को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले जैनिक हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। कवि जगनिक ने परमाल रासो नामक कृति की रचना की, जो आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गाथात्मक काव्य के रूप में रची गई है। उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध रासो लोक गे काव्य है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने इस ग्रंथ का प्रकाशन आल्हा खंड शीर्षक से कराया था। यह मौलिक परंपरा पर आधारित था। इसी प्रति के आधार पर ही श्याम सुंदर दास जी ने इसका पाठ निर्धारण किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पंच पांडव चरित्रास यह रचना, इसके रचयिता यहाँ पूछे गए हैं कौन है? तो पंच पांडव रास के रचयिता सालीभद्र सूरी हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाता है। पंच पांडव चरित्रास इसकी रचना 1350 ईस्वी में हुई थी। यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो भविष्यत कहा ये धनपाल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की थी, जबकि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा तथा देवसेन ने श्रावकाचार तथा पुष्पदंत ने महापुराण नामक ग्रंथ की रचना की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मुखरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया है? तो मुखरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो ने किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कवि अमीर खुसरो ने किया है। खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों में उक्त वैचित्र्य की प्रधानता रही है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ इस प्रकार हैं: खालिकबारी, पहेलियाँ, दो सुखने, गजल इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? तो ये नामकरण करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार किया है। आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल, जिसकी समय सीमा संवत 1050 से संवत 1375 तक रही है। वहीं पूर्व मध्य काल अर्थात भक्ति काल संवत 1375 से संवत 1700 तक, उत्तर मध्य काल अर्थात रीति काल संवत 1700 से संवत 1900 तक, आधुनिक काल अर्थात गद्य काल संवत 1900 से संवत 1984 तक। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाता है। चलिए तो आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।